फटाफट अंदाज में खबरों को देखने के बाद अब तफसील से खबरों पर डालते हैं नजर। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सीआरपीएफ और पुलिस ने सारंडा के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू किया है। सीआरपीएफ के चाईबासा रेंज के डीआईजी हनुमंत सिंह रावत खुद अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में एसपी इंद्रजीत मेहता और सीआरपीएफ 60वीं बटालियन के कमांडेंट अनंत कुमार भी शामिल हैं। आपको बता दें कि माओवादी इस इलाके में पोस्टरबाजी कर ग्रामीणों में दहशत फैलाने के साथ साथ विकास के कामों में भी अड़ंगा डाल रहे हैं। इसी क्षेत्र में माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए 64 आईईडी बम भी लगा रखे थे, जिसे जवानों ने समय रहते बरामद कर लिया और अब इस इलाके में लगातार जो है तैनाती जवान की है, लगातार नजर रखी जा रही है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसका उद्देश्य यह है कि यहाँ पे जो है नक्सलियों को इधर से उखाड़ के फेंकना और यहाँ पे सरकारी योजनाओं को जो है पहुँचाने के लिए जन जन तक कार्य करना। अभी ये पीछे देखिए पूरा ये जो आईडी यहाँ पे बिछा रखा था, जिसको कि हमारे जवानों ने निस्तानबूद कर दिया है और जिससे जो कि इन्होंने बिछाया था नक्सलियों ने कि फोर्सेज न बढ़ सके अंदर। सरजाम बुरू और सांगाजाटा के क्षेत्र में वाकई में वहाँ की जनता को नक्सलियों ने परेशान कर रखा था और अभी भी उनका जो है वहाँ पर जनता को परेशान करने की कार्रवाई उनकी जारी है। इसी आसूचना पे हमने सरजाम बुरू और सांगाजाटा के एरिया में जो है हम लोगों ने ऑप्स चलाया है, जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, जेजे की कंपनियां और जिला पुलिस ने मिल के इस क्षेत्र में लगातार ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। यह ऑपरेशन हम लोग का जारी रहेगा। तो नक्सलियों के खात्मे के लिए यहां पर जवान जुटे हुए हैं। उधर चोरों के उत्पात से जमशेदपुर में आम लोगों के साथ ही खास लोग भी सुरक्षित नहीं दिख रहे। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल के कदमा स्थित आवास में चोरों ने चोरी कर ली। इस दौरान घर का ताला काटकर पद्मश्री अवार्ड की चोरी की गई है। वहीं लाखों रुपए के जेवरात पर भी हाथ साफ कर लिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। कभी चोरी, डकैती तो कभी लूट और हत्या जैसी वारदातों को अपराधी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अपराधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस लगातार नाकाम साबित हो रही है। और बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और मौतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। आज पीएम मोदी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस से बने हालात और इस रोकथाम के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज झारखंड सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की बातचीत होगी। वहीं कल 15 और राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से चर्चा होगी। आपको बता दें कि कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 88 दिनों में छठी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल और 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं और उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर कोई भी फैसला केंद्र की गाइडलाइंस और निर्देश पर ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। वहीं श्रावणी मेले पर सीएम ने कहा कि भारत सरकार ने इस संदर्भ में निर्देश दे रखा है और राज्य सरकार की स्थिति के अनुसार ही इस पर फैसला लेने वाली है। देखिए, इस पर तो कुछ तो खुल भी रहा है और हमारी नज़र और पूरी प्रशासन की नज़र इस पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है। अब देखते हैं क्या बात आती है, ये भी देख लेते हैं। मुझे लगता है कि देख लेना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार को निर्णय लेने में और थोड़ा आसानी होगी। प्रवासी तो आए हैं, साथ में कोरोना भी आया है। अब इसको लेकर के आप देख रहे हैं जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है लगातार, और इसकी गति पर हमारी नज़र है और उसी के उपरांत हम लोग कैसे ना और बढ़े। आप देख रहे हैं कि और सब राज्यों में, राजधानी में किस तरीके से लगातार इस विषय पर चिंतन मंथन हो रहा है और जो स्थिति कई राज्यों की बहुत बुरी हो चली है, ऐसी स्थिति पर हम लोग ना आए। हम लोग उस निर्णय के साथ आगे चलते हैं। जरूरत पड़ेगा तो वो भी लिया जाएगा, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं।
तो श्रावणी मेले का सभी को इंतजार है, देखना होगा सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन अब आपको बता दें कि दरअसल कोरोना की रफ्तार कितनी है। अभी प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 30 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1793 पर पहुंच गई है। वहीं कल एक और कोरोना पॉजिटिव की रिम्स में मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। रांची से कोरोना अपडेट दे रहे हैं संवाददाता उपेंद्र कुमार। सोमवार को झारखंड में कोरोना के 30 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1793 हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 1793 में एक्टिव केस सिर्फ 784 हैं, जबकि 1000 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर जा चुके हैं। कल रिम्स के कोविड सेंटर में इलाज के दौरान गुमला के सिसई के एक कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद जो आंकड़ा है मौत का वो बढ़कर 9 हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पॉजिटिव हो रहे हैं वो जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो एक आकलन है वो परेशान करने वाला जरूर है कि अगर इसी रफ्तार से राज्य में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती रही तो अगले 15 दिन में यह संख्या बढ़कर 5000 के पार हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि अभी भी कोरोना के प्रति सजग रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि 2 गज की दूरी ही जरूरी है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो कोरोना के आंकड़े लगातार जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छी है जो संतोष देने वाले हैं। इधर रिम्स में 2 डॉक्टरों और 7 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने से रिम्स प्रबंधन सख्ते में है। उधर दूसरे डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों और डॉक्टरों के टेस्ट कराने की मांग की है। वहीं रिम्स निदेशक ने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर रिम्स के कई विभागों को खाली करवाकर सैनिटाइज करवाया जा रहा है। देखिए, जो हमारे 2 चिकित्सक जो जूनियर डॉक्टर हैं वो पॉजिटिव मिले हैं, वो एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर ही सचमुच कह लें तो अस्पताल चलाते हैं, मरीज के बहुत नज़दीक होते हैं और मरीजों का सारा कार्य वही करते हैं। उनके बिना कार्य का संपादन नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साहिबगंज की खबर की बात करेंगे। यहां पर गंगा नदी में 4 जहाजों के परिचालन पर रोक लगाने का मुद्दा गरमाने लगा है। गंगा नदी में फेरी सेवा के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 4 नई कंपनियों को गंगा में जहाज चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने परिचालन पर रोक लगा दी है। साहिबगंज से बीजेपी विधायक अनंत ओझा का कहना है कि रोक लगाने से स्थानीय कारोबार प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि साहिबगंज से बिहार के मनिहारी घाट के बीच फेरी सेवा के तहत जहाजों का परिचालन होता है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट जाने और हमारे हेड ऑफिस के लोग जाने, सेंट्रल गवर्नमेंट जाने कि क्या लॉफुल इस लॉ के अनुसार जो भी है अपना इतना इंटरनल अपना जाने कि क्या करना है। ताकि हम लोग तो बंद नहीं ना करेंगे टर्मिनल को, तो जब 300 करोड़ का यहाँ लागत से बन गया है नहीं करने की दिशा में प्रयास हुआ है। यहाँ से कोयला, यहाँ से अनेक प्रकार के जो बंदरगाह प्रारंभ होने के माध्यम से अनेक प्रकार की चीज़ें खड़ी होगी, तो निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार को बड़े मन से विचार करना चाहिए और बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी षड्यंत्र का हिस्सा बने सीधे सीधे इस विषय पर पहल करना चाहिए। और अब बात है गजराज के आतंक की। सिमडेगा के बोलवा, बांसजोर, केरसई और ठिठई टांगर प्रखंडों में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। ग्रुप से भटक कर आए एक हाथी ने पूरे क्षेत्र में दरअसल दहशत फैला रखी है। पिछले 2 महीने में 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया है इन हाथियों ने। इस सिलसिले में कुलेबिरा के विधायक बिक्सल कोंगाड़ी ने सिमडेगा के वन अधिकारियों से बातचीत की है और इस हाथी को आतंकी घोषित कर इसे भगाने की अपील की है। 12 साल से हाथी वहाँ रहते हैं, झुंड में है, लेकिन एक ही हाथी इस तरह का घटना को अंजाम दे रहा है, तो उसको आतंकी घोषित करा के उसको यहाँ से बाहर ले जाने का व्यवस्था मैं सरकार से रखूंगा और तुरंत लोगों को मुआवजा मिले। कभी कभी जो है जंगल से भटक के आबादी की ओर चले आते हैं। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं उनको वापस जंगल में भेजने के लिए, साथ ही जितने भी जल्दी हो सके जो क्षति पहुंचाई गई है उसका मुआवजा भुगतान करने के लिए। अभी वित्तीय वर्ष होने के पश्चात जो हमें वो सीडीए जो है नहीं आया है, फंड आवंटन तो प्राप्त हो चुका है। सीडीए प्राप्त होते ही हमने जो भी उनको क्षति पहुंचाई गई है उसका भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा।
इधर कोरोना ने विद्युत विभाग को आर्थिक संकट की स्थिति में ला दिया है। एक ओर कोरोना की वजह से राजस्व की वसूली पर ब्रेक लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ कई विभागों पर करोड़ों का बकाया है। आपको बता दें कि बोकारो में चास विद्युत प्रमंडल को हर महीने डीवीसी को 7 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते हैं। विभाग के सामने समस्या ये है कि वो बकाया कैसे चुकाए, क्योंकि उसकी आर्थिक हालत पहले से ही चरमराई हुई है। हर साल हम लोग बिजली विभाग को कुछ ना कुछ फंड देते जा रहे हैं, पर एक समस्या आ रही है कि जो उनका जो मीटरिंग सिस्टम है वो पिछले 3 साल से हमने बार बार उनको कहा भी है, मौखिक भी कहा है, लिखित रूप से भी दिया है कि इसको थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक साथ एक महीने में 5 से 6 करोड़ का बिजली बिल वो हमको दे रहे हैं, जो कि हमें अधिक जान पड़ता है। चास जिला के अंतर्गत विभिन्न राज्य के विभिन्न विभागों में बिजली विभाग के करीब 30 करोड़ बकाया है। 30 करोड़ बकाया है। सबसे ज़्यादा बकाया NCS पर है, म्यूनिसिपैलिटी पर, नगर निगम पर 26 करोड़ बाकी। साहिबगंज में राइस मिल नहीं होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर पाकुड़, देवघर सहित अन्य क्षेत्रों में वो जाने के लिए विवश हैं। किसानों की इस समस्या को देखते हुए उद्योग विभाग ने राइस मिल का प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में अब किसानों को राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। प्री मानसून में ही किसानों ने धान की रोपनी शुरू कर दी है। साहिबगंज में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके बावजूद जिले में एक भी राइस मिल नहीं है। ऐसे में किसानों को पाकुड़, देवघर के अलावे पूर्णिया और कटिहार धान भेजना पड़ता है, जो किसानों के लिए महंगा पड़ता है। ऐसे में किसानों की मांग पर उद्योग विभाग ने इस बार राइस मिल का प्रस्ताव तैयार किया है। राइस मिल के लग जाने से किसानों को सहूलियत होगी और सस्ते मूल्य पर चावल भी उपलब्ध हो सकेगा। बाहर से चावल, पूर्णिया से चावल आ रहा है और कटिहार से चावल आ रहा है, तो इससे यहाँ यदि इंडस्ट्री लग जाता है तो यहाँ के लोगों को सस्ते दर पर चावल उपलब्ध होगा और खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो है ये नया उद्योग लगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भी किसानों के इस परेशानी को सही बताया। करीब 21,000 क्विंटल हमारा राइस मिल पाकुड़ का गणेश राइस मिल है, वो टैग है, वहाँ हम लोगों ने धान भिजवा दिया है। वहाँ से चावल तैयार करके रेशियो है 68% चावल वो FCI को आपूर्ति किया जाएगा और FCI उस राशि का पेमेंट जो है सो राज्य सरकार को करेगी। साहिबगंज में राइस मिल की मांग को देखते हुए उद्योग विभाग ने राइस मिल खोलने का जो प्रस्ताव तैयार किया, उससे स्थानीय बाजारों में सस्ते दरों पर चावल उपलब्ध होगा और किसानों को भी इसका भरपूर लाभ मिल सकेगा। न्यूज 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। बात है चतरा की खबर की। चतरा नगर परिषद के वार्ड पार्षदों ने कोरोना को लेकर सरकार और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। वार्ड पार्षदों का आरोप है कि लाइन मोहल्ला खानका मस्जिद रोड को सील तो कर दिया गया है, लेकिन यहां ना तो सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है और न ही जरूरतमंदों तक राशन के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो गई है। रेड जोन हो गया है और किसी तरह के खाना पीना की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पब्लिक सब भूखे मर रहा है। तो मैं सारे वार्ड पार्षद से मिले, सारे वार्ड पार्षद आकर के सब सहयोगी हमको सैनिटाइज कर दिए। मेरे वार्ड को हमारा अब्दुल गफ्फार के दोनों वार्ड टच करता है, हम लोग दोनों के सैनिटाइज कर दिया। यहाँ के लोग न बाहर निकलने दिया जा रहा है न अंदर आने दे रहा है। लाइन मोहल्ला खानका रोड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। इसको घोषित किए हुए 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन एक दिन भी यहाँ पे न सैनिटाइज किया गया है और न लोगों को कोई सुख सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ है। जैसे ही हम लोग को ये पता चला, हम लोग तमाम वार्ड पार्षद प्रेमचंद साहू के नेतृत्व में इनके वार्ड को आकर सैनिटाइज किए हैं। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा के जगन्नाथपुर का आयुर्वेदिक कॉलेज अपनी स्थापना के 17 साल बाद भी उपेक्षा का शिकार है। आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना 2003 में की गई थी। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने अपने शासनकाल में भवन का निर्माण शुरू कराया था, लेकिन उसके बाद किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण भवन निर्माण का काम अधूरा पड़ा हुआ है। कॉलेज के नाम पर कुछ कर्मी और अधिकारी बहाल हैं, जो जिला औषधालय में ही बैठते हैं। झारखंड में मात्र एक ही है जो करीब वर्षों से 17 साल से पूर्व से बनने का है, लेकिन बनना नहीं है।
अब किसकी उपेक्षा से है ये तो हम नहीं कह सकते। फिर भी झारखंड के सरांडा वन प्रदेश में बहुत सा ऐसा जड़ी बूटी या हर्बल प्लांट्स है जिसको हम कोरोना के अभी कोविड-19 के तहत उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात एक अद्भुत चापाकल की। गिरिडीह सदर प्रखंड के लेदा गांव में एक ऐसा चापाकल है जिससे खुद ब खुद दिन रात पानी निकलता रहता है। पानी निकलने का सिलसिला पिछले 5-6 सालों से चला आ रहा है। चूंकि ये चापाकल हनुमान जी के मंदिर के सामने है, लिहाजा लोग इसे हनुमान जी का चमत्कार बता रहे हैं और इसके पानी से कई बीमारियों के ठीक होने का दावा भी कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, गिरिडीह का यही वो चापाकल है जिसे बताया जा रहा है कि चमत्कार करने वाला चापाकल है। हनुमान मंदिर के सामने ये चापाकल है। यहाँ ये पानी का बहुत ही महत्व है। सभी लोग लेकर घर भी जाते हैं पूजा के लिए कि इसे पूजा करेंगे और बहुत ऐसा चीज़ है, इससे बहुत मतलब राहत ये पानी कैसे निकलता है? पानी अपने आप निकलता है, इसको चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। जिस समय यहाँ बोरिंग हुई उस समय बोरिंग में पानी नहीं निकला, ड्राई हो गया। उसको हैंडल उंडल सब उसका जब लग गया तो 1 सप्ताह के बाद पुनः आपरूपी पानी निकलना शुरू हुआ, जो आज 5-6 वर्षों से अपने आप निकलते आ रहा है। ये जो पानी यहाँ पे निकल रहा है ये एक अद्भुत कहिए तो चमत्कार ही है प्रकृति का। और इस जल का जो उपयोग है बहुत सारे बीमारियों में भी देखा गया है कि ठीक हुआ है। रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। जनप्रतिनिधियों ने उन पर तानाशाही और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 31 वार्ड पार्षदों ने राज्यपाल और सीएम से कार्यपालक पदाधिकारी को बदलने की मांग की है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी कार्यपालक अधिकारी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने जहां मामले की जांच की मांग की है तो बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी की है। हम लोगों ने बोर्ड का बैठक किया, 31 पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सबों से राय लिया गया तो सबों ने एक मत में बोला, ध्वनि मत से पारित किया और कहा कि ये हम लोगों के साथ तालमेल आज तक न बैठाए हैं न बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। किस मामले में एक संवेदक जो है वह जेल भी गया है कि वो किसको पैसा देता था, किस प्रकार से पैसा पहुंचाया जाता था। अब बड़ी रकम नगर परिषद में पैसे की उगाही हो रही है अधिकारियों के द्वारा, जो नगर परिषद के अधिकारी हैं और जो प्रतिनिधि हैं जो उस स्तर के, उनके द्वारा ये बड़ा खेल चल रहा है। अनुशासन के साथ ही कंपनी को आगे चलने की, आगे ले जाने की जो शक्ति है प्राप्त होती है, तो अनुशासन। झारखंड में लेमन ग्रास की बदौलत लोग अपनी तकदीर बदल रहे हैं। पाकुड़ की महिलाओं ने लेमन ग्रास की खेती को रोजगार का जरिया बनाया तो खूंटी के 2 सगे भाइयों ने स्थानीय तकनीक के जरिए लेमन ग्रास से तेल निकालना शुरू कर दिया है। खेतों में लहरा रही ये हैं लेमन ग्रास की झाड़ियां, जिस घास को न जानवर खाते हैं और न ही इन्हें उगाने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। वो घास इन महिलाओं की तकदीर बदल रही है, आर्थिक तरक्की की कहानी लिख रही है। रोजगार की तलाश कर रही इन महिलाओं ने जब लोकल को वोकल वाला पीएम मोदी का मंत्र सुना तो इनका मनोबल ऊंचा हो गया। तो लेमन ग्रास खेती करने के लिए हम लोग तो तैयार हो गए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, तो हम लोग समूह में जुड़े हैं। समूह में जुड़ के बाद हम लोग दीदी लोग को बताए, उन लोग को बताए, मतलब हम लोग को 50,000 पैसा अभी जरूरत है। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड की 2 महिलाओं ने जोहार परियोजना के तहत 50,000 का कर्ज लिया और 2 एकड़ बंजर जमीन में लेमन ग्रास की खेती शुरू की। खेती फायदेमंद हो इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया और जब फायदा मिलने लगा तो इन्होंने दूसरे लोगों को इससे जोड़ना शुरू कर दिया। ये पहले बंजर जमीन था, अभी लेमन ग्रास का खेती कर रहे हैं। इसी से हम लोग को 2 लाख जैसा प्रॉफिट हुआ है और अपने प्रखंड में ही नर्सरी को बेच रहे हैं। खूंटी के इन 2 किसान भाइयों ने तो अपनी जुगाड़ की तकनीक से लेमन ग्रास से तेल निकालकर सबको हैरान कर दिया। पहले इन दोनों भाइयों ने लीज पर 3 एकड़ जमीन लेकर लेमन ग्रास की खेती शुरू की। खेती को फायदेमंद बनाने के लिए उन्होंने जुगाड़ की तकनीक सोची और करीब 3,000 के खर्च पर आसवन विधि से लेमन ग्रास से तेल निकालना शुरू किया।
अब तो इसमें इनका मन इतना रम गया कि इन्होंने अपने उद्योग का विस्तार करने का मन बना लिया। अभी शुरू किए हैं, अभी तो डेली निकालेंगे। अभी उसको मतलब काटते जाएंगे, निकालते जाएंगे, फिर बढ़ते जाएगा वो। लेमन ग्रास का तेल औषधीय गुणों से भरपूर है। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक होता है। यही वजह है कि बाजार में इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। ग्रामीणों ने लेमन ग्रास की इन्हीं खूबियों को पहचाना और अब वो इससे अपनी सुनहरी तकदीर की कहानी लिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अरविंद कुमार सिंह और पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।